अस्सलाम वालेकुम। ये 8वीं क्लास का एक मॉडल पेपर हमने लिया है मैथमेटिक्स का, और हम उसको सॉल्व करेंगे पूरे सिलेबस में। आप देखिए उसका तरीक़ाकार क्या है कि ये एग्ज़ामिनेशन 2026 ग्रेड 8 और कोई उसका पेपर टाइप होगा ABCD। 40 नंबर का आपके पास MCQs होंगे, 60 मार्क्स का आपके पास डिटेल पेपर होगा यानी सब्जेक्टिव होगा, और 40 का ऑब्जेक्टिव और 60 का सब्जेक्टिव। टोटल आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है। यहाँ पर आपने स्टूडेंट नेम लिखने हैं। मसलन आपका नाम क्या है जी? फिदा हुसैन। फ़िदा हुसैन। तो आपने इधर फ़िदा हुसैन लिख देना है। और अगर आपके पास कोई रूल नंबर भी गिवन है तो उसको आपने यहाँ पर लिखना है। बोर्ड अगर कोई रूल नंबर आपको देता है, मसलन वो देता है जी 235711960, तो ये फ़र्ज़ करें रूल नंबर आपको इस तरह से देगा, तो वो आपने इन खानों में लिखना है। जहाँ पर डैश होगा वहाँ आपने कुछ नहीं लिखना। यहाँ जो आपसे पेपर दे रहा होगा वो साइन करेगा। यहाँ पर आप देखें कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये दिखा होगा कि आप कोई आइडेंटिफाई करें, यानी कोई एक को टिक कर दें उसको, यानी हर क्वेश्चन का जो है ना वो 1 मार्क है, आपने 1 टिक करना है। ठीक किया तो पूरे नंबर, गलत किया तो गलत। यहाँ पर देखें जो हमारे पास पहला है वो है आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, कि कौन सा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। याद रखें जिन वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर में 2 हो, डिनोमिनेटर में 2 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, वो रकमें ज़रूर तकसीम हो जाती हैं। पॉइंट के बाद वो रकमें ज़रूर तकसीम हो जाती हैं। तो इनमें से कौन सी वैल्यू इनके डिनोमिनेटर में है? देखिए आप 1 को 3 पर तकसीम करेंगे ना, तो पॉइंट के बाद 0 0 0 0 लगाएंगे तो ये ऐसे चलता जाएगा, ये नहीं रुकेगा। 8 के बटे में 11 है, जब आप 8 को करेंगे इस तरह से और यहाँ पर 11 पे करेंगे तो 11 7 77, यहाँ से 3 बचेगा, फिर 0 उतरेगा, तो आपका ये 11 दूनी 22, फिर 8 बनेगा, फिर 0 उतरेगा, फिर वही काम 11 7 77, फिर 3 बनेगा, 0 उतरेगा, तो 11 दूनी 22, ये देखें ये 27 72, फिर 72, फिर 72, ऐसे ही चलता रहेगा। यानी ये रिक्योरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। रिक्योरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। सिर्फ वाहिद एक डिजिट है 4, जिसको आप डिवाइड कर दें 5 पे तो आपका ये टर्मिनेटिंग बन जाता है। उसने हमें कहा है कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बताएं। तो आप देखिए कि अगर मैं यहाँ 0 लगाऊं तो 8 5 40, यानी इसका आंसर आता है 0.5। लेकिन चूँकि ये हमने शो करवाना है कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सा है, और यहाँ पर क्या कहा गया है, ये मल्टीपल चॉइस है। हो सकता है वो कहे जी सर्कल करो तो आपने ऐसे कर देना है, अगर वो कहते हैं जी टिक करो तो आपने ऐसे कर देना है। तो मेरे ख्याल में वो सर्कल का ही कहेंगे, आपने इनमें से एक ही काम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो हमारा क्या मामला है, कौन सा अदद गैर नातिक है। अब नातिक और गैर नातिक की बात सुन लें। ये वैल्यू भी जो बग़ैर रूट के है ये नातिक है, ये बग़ैर रूट के है ये भी नातिक है। दरमियान वाली 2 कीमतें हैं जो कि रूट की फॉर्म में है, जज़र के अंदर है। 4 की जज़र तो 2 होती है, ये जज़र जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। कौन सा है ये? इरेशनल नंबर, यानी गैर नातिक अदद है। तो हम फिर इसको जो है वो यानी सर्कल कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें वो कहता है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4।
देखिए अगर कोई रकम माइनस में भी होगी तो जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो प्लस में आ जाएगी। अब +4 हो तो भी 4, -4 हो तो भी 4। तो इसकी जगह अगर ये होता -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू +7 और 67 की एब्सोल्यूट वैल्यू 67, यानी कोई भी वैल्यू हो भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पॉजिटिव। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है जी -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, और -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू +4, तो इसलिए हम ए को टिक कर देंगे। आपको समझ तो नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा चलो मुबारक हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7। देखिए जी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं उसका तरीकाकार क्या है। आपने 7 का लेना है, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने बनाना है उसमें देखिए 7 लिखा है हमने, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 होता है, जिसका मखरज नहीं होता उसका 1 होता है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा होगा कि जिससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। अब 1 कैसे होगा कि 7 आपका नीचे आ जाए और 1 ऊपर। अब देखिए इसको इससे कैंसिल करें तो आपका 1 आता है। इसलिए 7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/7 है। और अगर वो हमसे पूछता जी 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो फिर हम कहते हैं 7। तो अब चूंकि ये रकम है 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हम क्या कहेंगे? 1/7। समझ तो नहीं आई? आगे पार्ट नंबर 5 को देखें। पार्ट नंबर 5 के अंदर बाई राउंडिंग ऑफ 28.4675 टू 2 डेसिमल प्लेसेस, वो कहता है कि ये जो अदद है इसको 2 दर्जा इशारिया तक महदूद करें। अब देखिए ये अदद है जी 28.4675, 2 दर्जे इशारिया यहाँ तक बनती है, इशारे के बाद 2 इंच से। आप 28 लिखेंगे, पॉइंट डालेंगे। जो अदद आपके पास 6 है ना, ये 5 या 5 से बड़ा है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो, सॉरी ये 7 है, ये क्या है? 6 के बाद वाली वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ी हो तो हमने इसमें 1 का इजाफा कर देना, यानी 6 है तो फिर हम 7 लिख देंगे। अगर ये वाला अदद 2 होता, मसलन अगर 28.4625 होता, तो फिर मैं इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखता 28.46, क्योंकि ये 2 था तो फिर इसलिए इजाफा ना होता। यानी 0 से लेकर 4 तक कोई इजाफा नहीं होगा, और 5 से लेकर 9 तक फिर 1 का इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि 28.47 जो है वो कहाँ पर है, ये है। हम इसको सर्कल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। बाई राउंडिंग दिस अप टू 1 डेसिमल प्लेस वी गेट, वो कहते हैं इसको 1 दर्जा इशारिया तक जो है वो आप ठीक लिखें। यह -32.435, ये इस तरह से होता है कि जो पॉजिटिव अदद होते हैं वो इस तरफ होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं इस तरफ होते हैं, इस तरफ 0 होता है। तो ये आपका -3.435, ये फर्ज करें इधर है -32.435। हमने इसको देखना ये होता है कि ये किसके करीब है। अब जो वैल्यू मनफी में होती है ना, उसको अगर हमने एग्जैक्ट करना है टूवर्ड्स 0, तो वो आपने देखना होता है कि 0.4 के बाद अगला डिजिट कौन सा है, क्योंकि इसका अगला डिजिट 3 है और हमने इसको 1 इशारे के बाद 1 दर्जे तक करना है। तो चूँकि 4 के बाद 3 है तो इजाफा या कमी जो है वो नहीं होगी, और इसका होगा -32.4, और -32.4 जो है वो हमारे पास ए पार्ट है, तो हम ए को टिक कर देंगे। पार्ट नंबर 7 में वो कहता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन से डिनोट है, यहाँ पर एन ये खड़ा हुआ है, यानी उर्दू में कहिए तो कुदरती अदाद का सेट। वो किससे ज़ाहिर होता है? एन से। आसान है ना? जी हाँ। क्योंकि ये W से होल नंबर का, मुकम्मल अदाद का, P से प्राइम नंबर का, मुफरद अदाद का, Z से सेट ऑफ इंटीजर का, सही अदाद का। ठीक है? तो इनमें से कोई भी नोटेशन आती है तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर पहले 4 मुफरद अदाद। अब मुफरद अदाद होते क्या हैं?
ऐसे अदाद जो अपने आप और एक पर तकसीम होते हैं, मसलन 2 है, 2 को 1 भी तकसीम करता है, 2 भी, 3 है, इसको 1 भी करता है, 3 भी करता है, लेकिन 4 है, 4 अब अपने आप पे भी होता है, 1 पर भी होता है, और 2 दूनी 4, 2 पे भी होता है, तो ये मुफरद नहीं होगा। यस। फिर 5 है, 5 अपने आप और 1 पर होता है, ये मुफरद है। अच्छा जी, फिर 6 को देखें ना, जो 6 है ना, वो 6 क्या करता है, 6 कम 6, 2 तिया 6, तो ये भी मुफरद नहीं है, क्योंकि 6 को है बहुत सारे अदद जो है वो तकसीम करते हैं, तो 6 भी मुफरद नहीं है। फिर 7 को देखें, 7 जो है 7 एकम 7। अब ये देखें कि अच्छा 1 के बारे में भी सुन लें, 1 ना तो मुफरद है ना मुरक्कब, यस। तो ये ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट है, तो जो मुफरद अदाद है, पहला मुफरद अदाद 2 है, यस। फर्स्ट इवन प्राइम 2 है, इसके अलावा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। कोई जुफ्त जो है वो नातिक अदद नहीं है। यस। 2, 3, 5 और 7। यस। उसने पहले 4 कहे थे ना, यस। क्या कहा था, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, तो ये फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स हैं, ये देखिए 2, 3, 5, 7 ये वाले हैं, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए में है 2 मेंबर्स, डब्ल्यू भी है, एक्स भी है, वो कहता है इसका पावर सेट निकालें। देखें जब हम पावर सेट निकालते हैं तो पी ऑफ ए लिखते हैं, एक दरमियानी ब्रैकेट यहाँ पर लिखते हैं, एक दरमियानी ब्रैकेट एंड में लिखते हैं। हमें पता है कि इम्प्टी सेट इज़ द सब सेट ऑफ एवरी सेट, कि इम्प्टी सेट हर सेट का खाली सेट होता है। इम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फाई। अच्छा, फिर इसके बाद डब्ल्यू एक मेंबर है, फिर हमारे पास एक्स एक मेंबर है, और हर सेट अपने आप का सब सेट होता है, यानी इम्प्टी सेट जो भी सेट है वो अपने आप का सब सेट होता है। तो ये 4 मेंबर जिसमें आपको मिल जाएं, जिसमें खाली सेट हो, डब्ल्यू हो, एक्स हो, डब्ल्यू और एक्स हो, कहाँ पर है ये? हाँ, इसमें क्या गलती है, इसमें ये गलती है कि खाली सेट के बाहर भी एक उसने ब्रैकेट लगा दी है, ये गलती है। इसमें 0 वाली गलती है, इसमें 1 वाली गलती है। 0 और 1 तो मेंबर ही नहीं है हमारे, समझ आई ना बात की? तो फिर हम इस ए को टिक कर लूँगा। चल गई है, जल्दी भी बंद करो। अच्छा, इसमें देखें जो हमारे पास है वो ये है नेक्स्ट, कि इस क्वेश्चन के अंदर डी मॉर्गन्स लॉ को हमने देखना है। जब हमारे पास हो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो हमने इसको कहना है कंप्लीमेंट दोनों को देना है, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। यस। तो कौन सा हुआ, समझ आ गई बात की? जी। फिर आप अगले पार्ट पे चले जाओ, एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है, आपने इनका यूनियन लेना है। यूनियन क्या होता है? यूनियन ये होता है कि जो सेट उसमें भी हो और उसमें भी हो। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये मेंबर आपके मिलेंगे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5। फिर इसमें से 6 और 7, 2 और 4 तो हो गए। यस। तो ये हमें मिल रहा है कहाँ से, डी से। फिर आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट 1, 2, एक सेट 1 है, उसके सबसेट के मेंबर कितने हैं? ये होता है अगर 2 रुकन है तो 2 की पावर 2, कितना बन जाएगा? 4। आप इसकी सबसेट भी बना सकते हैं, खाली सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का खाली सेट सबसेट होता है, ताती सेट होता है। फिर 1, फिर 2, फिर 1 और 2, ये कितने बनाए हमने? 4 है ना, तो इसलिए हम 4 को टिक करूँगा। अब इसके अंदर आप देखें कि हमने एक तनासब दिया हुआ है, रेशो दी हुई है
3:x प्रपोर्शन x/12। ये होता है जो तरफैन का हासिल ज़रब है और ये वस्तैन का हासिल ज़रब, यानी दरमियानी वाली वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में ज़रब होती हैं और बाहर वाली वैल्यूज़ आपस में ज़रब होती हैं। यस। अब देखिए x को x से ज़रब दें, x की ताकत 2 बन जाएगा, 3 को 12 से दें तो 12 तिया 36। अब आपको x चाहिए, आप इधर भी जज़र ले लो, इधर भी जज़र ले लो, तो x से जज़र कट गया, 36 का जज़र कितना आएगा? 6। समझ आ गई बात की? Yes. आसान है ना? यस। तो यहाँ पर हम देखेंगे 36 नहीं टेक करेंगे, 6 को हम टेक करेंगे। देखो भुलवाने के लिए उन्होंने 36 भी लिखा हुआ है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है कि 10 पेंसिलों की कीमत है 100 रुपये, तो 15 की कितनी होगी? 150। शाबाश, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर देखिए एक प्रोपोर्शन और दिया हुआ है, 4th प्रपोर्शन। वो पूछ रहा है कि इस प्रपोर्शन के अंदर चौथा मुतनासिब कौन सा है? हम कहेंगे x। यस। ये पहला मुतनासिब, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। फिर आप देखिए आपका पार्ट नंबर 16 कि एक खिलौने की कीमत है 100 रुपये। अगर ये 90 रुपये में फ़रोख्त किया जाए तो रियायत की फ़ीसद कितनी होगी? कुल 100 है, फ़ीसद में कुल 100 है, 100 में से 90 रुपये आपने दिए तो 10% आपको रियायत हो गई। यस। आसान है ना? यस। ये कॉमन क्वेश्चन है जो ज़िंदगी में आते हैं और उन्हीं से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ज़रा देखिए आपने पार्ट नंबर 17 यही है ना हमारा? यस। 17 आल बाट ए कार फॉर, वो कहता है कि अली ने एक कार ख़रीदी है 5 लाख रुपए की, 5,60,000 की बेच दी है, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 60,000। समझ आई बात की? यस। फिर है जी फार्मूला हमारे पास, टू कैलकुलेट द 4th टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़। जब अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है ना, उसमें अगर पहली टर्म जो होती है वो a के इक्वल होती है, जो दूसरी टर्म होती है वो a + d के इक्वल होती है, यस। जो तीसरी टर्म होती है वो होती है a + 2d। इधर 3 होगा, इधर 2d आएगा। चौथी टर्म होती है a + 3d, और ऐसे जितनी भी टर्म आप लेंगे उसमें होगा an जो होगा a + n-1 × d। तो चूँकि चौथी टर्म का उसने बोला है तो a + 3d देखेंगे। ये समझ आई बात की? यस। a का मतलब a1 ही है। ख्याल की तरफ an है 2n + 5, वैल्यू ऑफ a5 मालूम करें, तो n = 5 रखें इसमें, a5, तो a5 बराबर 2 5 10 जमा हाँ। कितना मिला? 15। तो a5 बराबर कितना आया जी? 15। है इधर। यस। अब 20वां क्वेश्चन देखें, उसने ये कहा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 5 9 13 17। 5 के बाद 4 है 9, 9 के बाद 4 जमा किया 13, 13 के बाद 4 जमा किया 17। 17 के बाद 4 जमा करेंगे तो 21। तो 21। ये आई हुई है ना? यस। अब यहाँ पर देखो आपके पास है कि 5वीं टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। मैं आपको बताऊं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैसे आता है। ये ज़रबी सिलसिला है, इसकी 5वीं रकम ये देखिए 1 है पहली टर्म, दूसरी टर्म 2 हो गई है, तीसरी टर्म 4 हो गई है, यानी आपने 1 को 2 से ज़रब दी 2 मिला, फिर आपको यानी आपने 2 को 2 से ज़रब दी आपको 4 मिला, फिर आपने 4 को 2 से ज़रब दी आपको 8 मिला, फिर अब 8 को ज़रब देंगे 2 से तो आपको 5वीं टर्म 16 मिलेगी। Yes. क्या मिलेगी? 16। तो 16 को आप टिक कर देंगे। क्या करेंगे? टिक कर देंगे। ये सिलसिला है जी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहिए तो फिर ये आपके पास ज़रबी सिलसिला है। क्या है? ज़रबी सिलसिला। अब हमारा कुछ अलजबरा आ गया है, इसमें कुछ आप अच्छे हैं मेरे ख्याल में। ये जी L की 2 - 25 M की 2,
इसकी तजज़ी करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ऐसा है ना ये। यस तो हम इसमें क्या करेंगे फिर, ये आपका a की 2 माइनस b की 2 की तरह है। ये देखिए a की 2 माइनस, हम इसको कैसे करते थे, हम कहते थे कि एक बार जमा और एक बार माइनस। ऐसा लिखते थे ना इसको। यस जब हम इसको ऐसा लिखेंगे तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा, ये l का मुरब्बा है, ये 5m का मुरब्बा है, और जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है भेजो, l जमा 5m और l माइनस। अब हम ऑप्शन देखें कौन सा ठीक होगा, बताइए आप कौन सा ठीक है। हमारा नतीजा ये आया है, आप क्या कहते हैं। देखो एक बार जमा है और एक बार माइनस। कौन सा है, सर इधर पहले माइनस है, बाद में वो जमा। कोई इशू नहीं है। ये देखो ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, l माइनस 5m इंटू l जमा। अच्छा किया मैंने आपसे पूछ लिया, तो ये पहला ठीक है। यस इसमें क्या गलती है, दोनों माइनस है। यस इसमें क्या गलती है कि 25m दिया हुआ है, Yes. वही गलती इधर भी है। यस हाँ, यस तो ये ऐसे हो तो भी यही टिक होगा, ऐसे हो तो भी यही टिक होगा। यस ओके हो गया। यस अब इसमें देखिए, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4xy स्क्वायर, एक डिग्री x की, 2 इसकी कितनी होगी, ये देखिए 4xy स्क्वायर, एक इसकी, 2 इसकी, 2 और 1, 3 तो 3 डिग्री कौन सी है। सी। इससे ऊपर वाला हमने करना था वो भूल गए। द कोफिशिएंट ऑफ माइनस 5x प्लस 6 विल बी, कोफिशिएंट होता है जो x के आगे है, वो हमारे पास कोफिशिएंट है ये वाला, तो -5 ये इसको टिक कर दें, ठीक हो गया। फिर आपके पास फिर फैक्टराइजेशन आ गई है। फैक्टराइजेशन वो करता है 25, ये जी फैक्टराइजेशन है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 की। ये फैक्टराइजेशन ये कोई कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं और ना कोई मुख्तलिफ तरह से होती है, तो इसको फर्स्ट को लास्ट से ज़रब दो, ये है मिड टर्म ब्रेक मेथड। पहली को आखिरी से ज़रब देंगे, 6x स्क्वायर हो जाएगा। यस इसके 6 के फैक्टर बनाएं, 6 ही कम 6 x लगता जाएगा, 2 तिया 6 x लगता जाएगा। अब यहाँ पर अगर नफ़ी हो तो दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं दोनों के साइन, डिफरेंट। एक को जमा देना है, एक को माइनस। माइनस। तो क्या इन दोनों को जमा करने से आपकी दरमियान वाली वैल्यू आती है, जमा या नफ़ी करने से। जमा करें 7 बनेगा, यस नफ़ी करें 5 बनेगा, तो दरमियान वाली वैल्यू तो नहीं आती। नहीं। तो ये जोड़ा ख़त्म। यस बाकी कौन सा जोड़ा रह गया, ये वाला। यस इनको जमा करें तो x बनता है। यस मसलन हमने अलामतें मुख्तलिफ रखनी है क्योंकि यहाँ नफ़ी में आया है। यस एक को अलामत जमा देनी है, एक को माइनस। तो जमा किसको दें, जो साइन इसका होगा वो बड़ी रकम को मिलेगा। यस तो इसका साइन कौन सा है, जमा। तो बड़ी रकम को क्या देंगे, जमा। ज़ाहिर है मुख्तलिफ साइन देने तो फिर छोटी को। माइनस। तो अब यहाँ पर इसकी जगह ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, x की 2 माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6। अब ये पहले लिख के ये भी बाद में लिख सकते हैं। यस x कॉमन लें, x माइनस 2, 3 कॉमन लें, x माइनस 2। अब x माइनस 2 इधर भी है इधर भी है, तो x माइनस 2 आप कॉमन ले लें, यहाँ पर आपको मिलेगा x प्लस। 3। तो देखिए x माइनस 2 x प्लस 3, x माइनस 2 x प्लस 3, तो कौन सा पार्ट आपका ठीक है, पहले। ओके हो गया। यस यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, आइडेंटिफाई लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर वो होते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, सिर्फ इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, ये इन्वर्स में है, यस बटे में है, सिर्फ एक है जिसकी पावर 1 है, वो ये वाली है। ये एक सर्कल है, ये इसका डायामीटर है जो सेंटर से भी गुजर रहा है और इसके दोनों नुकात पे भी मुश्तमिल है, तो ये डायामीटर होता है। इसका जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ सफ़ियर, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई अब वैसे लिखें, r आपके पास है 1 सेंटीमीटर, तो ये 4 पाई 1 का तो स्क्वायर भी ले लें, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर
मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर। तो ये 4 पाई 1 एकम 1, एक ज़रब खाएगा 1 से, सेंटीमीटर ज़रब खाएगा सेंटीमीटर से, यस तो 1 एकम 1 होता है। तो ये हो जाएगा 4 पाई 1 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये होगा जी 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये पहला जो है ये ठीक होगा। Yes. समझ आइए बात की। यस 29वां क्वेश्चन हमारा रह गया, द फार्मूला टू कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर इज, ये हमने अभी पढ़ा है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये वाला आपका होगा। यस ये स्लैंट हाइट जो होती है ना, ये तिरछी ऊंचाई होती है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये लिखी हुई भी है फिग में। वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर जो है ये 4/3 पाई आर क्यूब, तो आप लिखेंगे 4/3 पाई लिखेंगे, आर का क्यूब लिखेंगे, आर 3 है तो 3 की पावर 3, इसका क्या मतलब है, पाई वैसे इसका मतलब है 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 1 से 3 कट जाएगा, 3 तिया 9, 9 चौके 36 पाई। अब ये देखिए 36 पाई और क्यूबिक सेंटीमीटर साथ में आएगा, ये 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें उसने कहा है कि x की वैल्यू जो है वो मालूम करें, राइट ट्राइंगल है, 90 का जाविया है, इसमें ये बेस होती है, ये हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस यहाँ पर x है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें बेस आपके पास है 12 और एल्टीट्यूड आपके पास है 5, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, ये हो गया 169। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे ये आपके पास x है। अब आप रूट ले लें, इधर भी 169 का रूट होता है 13, यस तो x इज इक्वल टू 13, हम देखेंगे ऑप्शन में ये आपका 13 है, तो इसको आप टिक कर देंगे। यस यहाँ पर हम पेयर ऑफ कंकरेंट जो फिगर्स हैं मुतमासिल अशकाल, वो ये 2 हैं, यस तो इसको ही हम टिक कर देंगे। उसके बाद है कि अगर आपके पास कोई 2 ट्राइंगल हैं वो आपस में कंकरेंट हैं, द पेयर ऑफ कंकरेंट साइड इज़, पेयर ऑफ कंकरेंट साइड कौन सी है, इसका तरीक़ाकार कि ये आपके पास P है, ये आपके पास R है, ये S है, ये आपके पास Q है। क्योंकि फिग जो है वो सही तरह से नहीं नज़र आ रही थी, इसमें हम देखेंगे कि ये जो दरमियान वाली है PR या PQ जो है वो PS के इक्वल है, PQ जो है वो PS के इक्वल है। इस क्वेश्चन के अंदर देखें, यहाँ पर हमें वो कहता है कि 2 शक्लें दी गई हैं PQR XYZ, ये कहता है मुतमासिल हैं, एक जैसी हैं, या ये कंकरेंट हैं। XYZ का जो पार्ट है PQ, ये आपके पास XYZ है, इसका जो XYZ है ये PQ के इक्वल कौन सा होगा, XY होगा, इसके इक्वल कौन सा होगा, XY या YX आप इसको कह सकते हैं। नंबर 37 जो है वो हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट की हाइट ये है, इसका मीन क्या होगा, सबको करें जमा, 54 और 60 कितने हो गए, 54 जमा 60 जमा 58 जमा 53 जमा 55, कुल तादाद कितनी है, 5 है। करें जी इनको जमा, कितना बनता है, ये आपके पास है 280/5। अब 280 को आप 5 पे डिवाइड कर दें, 5 5 25 और 5 6 30, 56 है ये सी, ये होता है आपके पास मीन। ये है मुजर्रद मवाद, वो होता है जिसमें पॉइंट के बाद 5 हो, तो इसलिए ये मुजर्रद मवाद या डिस्क्रीट डेटा है। उसके बाद वो कहता है कि मीडियन कौन सा है, मीडियन में आप तरतीब देते हैं, मीडियन होते हैं दरमियान वाली वैल्यू, आधे उधर निकालने आधे इधर, जो दरमियान वाली वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन होगी या वस्तानिया होगी। इसके बाद देखें जो आपके पास मोड है, मोड होता है किसी भी डाटे के अंदर आने वाली वैल्यू जो ज़्यादा बार आए, तो ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, 8 8 8, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये 8 जो है ये हमारे पास मोड है। तो ये जी MCQs, ओके जी।